शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर से करेंगे। प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस प्रियंका गांधी को भेजा है। दरअसल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है उन पर। बीजेपी की तरफ से कल चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी वाड्रा की शिकायत की गई थी। अब जो नोटिस मिला है, कारण बताओ नोटिस जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रियंका गांधी को मिला है, उसको लिए 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्रियंका गांधी को जवाब देना होगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को निर्वाचन आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उनको यह नोटिस राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन को लेकर जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रियंका गांधी पर राजस्थान में अपने चुनाव अभियान के दौरान झूठे दावे करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और इसी के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से यह शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। तो इस शो कॉज नोटिस का जवाब अब 30 अक्टूबर तक प्रियंका गांधी को देना होगा। कारण बताओ नोटिस जिसमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। बीजेपी ने कल ही प्रियंका गांधी की शिकायत की थी। अब 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा प्रियंका गांधी को कि आखिर जो बयान दिया उन्होंने उसके पीछे क्या कारण था और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत उनका बयान क्यों ना माना जाए। इसके लिए आप सफाई दीजिए, आपका क्या कहना है। प्रियंका गांधी के पक्ष को जानने सुनने के बाद ही फिर आगे कुछ पता चलेगा क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी बात यही कि बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई, चुनाव आयोग की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया। 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इसका जवाब देना होगा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के आवासों पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आक्रामक हो गई है, जिसके बाद पार्टी के आला अधिकारियों को से लेकर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से ईडी का विरोध जताया है। और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी जाहिर तौर पर उन्होंने पहले ट्वीट किया था जो ईडी की कार्रवाई हुई और इसके साथ ही साथ पार्टी एकजुटता दिखाते हुए देखिए लाइव आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए आज उन्होंने जो किया, सबसे पहले मेरे को करोल साहब की कॉल आई। करोलवाली कहाँ बैठे हो? मैंने कहा मैं ब्लैक शर्ट बैठा हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा जी बैठे हैं, वहां मैं बैठा हूँ। मैंने मैं अभी आ रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डोटासरा जी की। जिनके साथ पूरी हाईकमान आपने ट्वीट करा होगा, उन्होंने आपके सीएम की कहती है उनकी बात। सचिन पायलट ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब कि कांग्रेस की है, हम इकट्ठे और बीजेपी का खात्मा करेंगे राजस्थान कभी किताब को भेजूंगा। बोलते मेरा हमारे गहन कलम से आप गए हैं तो रंधावा सुनिए, हमारी गोत्र है, हम जैसे से माइग्रेट करके पंजाब गए थे। एक आलपिन की नोक जितना भी हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के आवासों पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आक्रामक हो गई है, जिसके बाद पार्टी के आला अधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से ईडी का विरोध जताया है।
ईडी की कार्रवाई से बेफरी कांग्रेस। सीकर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। दौसा में ईडी के खिलाफ नारेबाजी। जयपुर में भी ईडी का विरोध। प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होना है। उससे ठीक पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कार्रवाई के खिलाफ एक तरफ सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गजों ने जुबानी हमले किए। हमारी देशभक्तों की जमात है कांग्रेस। हमने देश की आजादी के लिए काम, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ईडी से कहां डर जाएंगे। एक तरफ जुबानी हमले थे, दूसरी ओर सोशल मीडिया को भी हथियार बनाया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने एक्स पर ईडी की कार्रवाई की निंदा की। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिखा कि राजस्थान में बीजेपी ईडी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ईडी, सीबीआई, आईटी को बीजेपी का पन्ना प्रमुख करार दिया। कांग्रेस के दिग्गज और कार्यकर्ता चारों तरफ से कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस को जवाब दिया। वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं। राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ, 1 से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, उनका भविष्य न केवल अंधकार में हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि कार्रवाई राजनीतिक मकसद से की गई है, जबकि बीजेपी से भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है। बहरहाल ये चुनावी रणक्षेत्र है जहां तमाम दल साम दाम दंड भेद से जीत की कवायद करते हैं। ऐसे में जनता किसकी बात पर यकीन करती है, ये नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और पेपर लीक मामले में ईडी की टीम ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर छापेमारी की। इस मामले पर झुंझुनू दौरे पर आए भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। साथ ही कहा कि ईडी देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। पेपर लीक मामले में राजस्थान के करोड़ों नौजवानों का सपना तोड़ा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने पर पेपर लीक पर पूरे तरीके से लगाम लगाई जाएगी। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के नौजवानों के लिए जो सबसे बड़ा आघात था वो था पेपर लीक। पेपर लीक ने राजस्थान के करोड़ों नौजवानों का सपना तोड़ा और पेपर लीक के बारे में अब ये स्थापित हो गया कि कहीं न कहीं सरकार की शय पर राजनीतिक संरक्षण में बड़े पैमाने पर ये अनियमितता हुई। परिणति ये हुई कि कुछ बच्चे अवसाद में चले गए, कुछ को आत्महत्याएं करनी पड़ी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ। कालांतर में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, पकड़े गए। एक बाबूलाल कटारा ने सारी बातें ये खुलासा भी करी। ईडी की लंबे समय से पूछताछ जारी थी। ईडी देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। राजस्थान कांग्रेस की 19 नामों की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, सपोटरा से रमेश मीणा को टिकट मिला है। इसके साथ ही बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायकों को भी जगह मिली है। तो कुल मिलाकर 19 नामों की तीसरी लिस्ट जारी हुई है राजस्थान कांग्रेस की। ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें बात अगर की जाए तो 2 बीएसपी के वो विधायक जिन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस की सरकार को, उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला है। और बाकी अगर बात की जाए कुल मिलाकर तो वही पुराने चेहरे ज़्यादातर इस लिस्ट में भी सामने आए हैं जो सिटिंग एमएलए। हाँ, ये ज़रूर है कि भीलवाड़ा की सीट पर एक रिश्तेदार को टिकट मिला है
चूंकि ये नरेश बुडानिया को तारानगर से टिकट मिला है, तारानगर में वो चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मदन प्रजापत को पचपदरा से ही टिकट मिला है। शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से टिकट मिला है। राजेंद्र पारी को सीकर से, गंगा देवी को बगरू से, वाजिब अली नगर यानी भरतपुर की नगर विधानसभा सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। लाखन सिंह मीणा को भी टिकट मिला है। रमेश मीणा को सपोटरा से, राकेश पारी को मसूदा से, हीरालाल को झालोद से टिकट मिला है। राजेंद्र त्रिवेदी सहाड़ा से, राजेंद्र त्रिवेदी सहाड़ा की, हम भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट की बात कर रहे थे पहले, और पूसाराम गोदारा को रतनगढ़ से टिकट मिला है। श्रवण कुमार को सूरजगढ़ से टिकट मिला है। पानाचंद मेघवाल को 12 अटरू की सीट से टिकट मिल गया है। और जो अभी तक 124 सीटें बीजेपी की सामने आई हैं और कांग्रेस की 95 सीटें, तीसरी लिस्ट के अगर कैंडिडेट्स को जोड़ लिया जाए तो 55 सीटें ऐसी हैं 200 सीटों में से जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से प्रत्याशी होंगे उनके नाम फाइनल हो गए हैं, मुकाबले तय हो गए हैं 55 सीटों पर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के। तीसरा पक्ष या तीसरी पार्टी किस तरह से इसमें हावी होगी ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो लगातार देखा हमने यही कि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस की ही कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 19 लिस्ट आने के बाद अब कुल मिलाकर 124 बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है और 95 नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। और 55 वो कॉमन सीट जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की आमने सामने की टक्कर अब फाइनल हो चुकी है 55 सीटों पर। आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा। जी हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लाइव लिए चलते हैं, सीधा दिखाते हैं आपको। राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ आरएलपी कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और हम मिलके राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से राजस्थान का जवान इस बार, जिस तरह पिछली बार 80 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान के अंदर आए थे, जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं न कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पर वो सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान उम्मीद भी कर रहा था लंबे समय से, ये जो राजस्थान लंबे समय चाह रहा था यह बदलाव हो। आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग होंगे देश के अंदर, और 23 में राजस्थान की जंग हम मिलके जीतेंगे। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम परिवार की तरह मिलकर राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज सीटों को लेकर हमारी कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। 200 सीटें राजस्थान के अंदर, और हम चाहेंगे कि जीत कैसे हासिल हो, कैसे जीतें, इस पर मंथन चल रहा है। हमारी पार्टी की जो टीम है, यहाँ इनके प्रभारी सतपाल जी और पार्टी के हमारे विधायकों ने बैठ के काफी इसके अंदर चर्चा भी करी, और करीब करीब सीटों में किसी तरह की हमारी दिक्कत नहीं आएगी। आजाद समाज पार्टी ने कहीं घोषणा कर चुकी है टिकटों की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हम चाहेंगे टिकटों की घोषणा जो करी उसमें कोई हमारे इतनी नहीं पाना है कहीं भी। हम प्रयास करेंगे कि मिलकर इस बार राजस्थान के अंदर जो वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 80 लाख वोट पिछली बार गया, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा बढ़ेगा, वो वोट एक जगह आएगी। उसके अंदर भी ये भी चाहेंगे कोई अन्य दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हैं, वो अगर हमारे इस मोर्चे में या मुहिम में शामिल होना तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक लिस्ट आरएलपी पार्टी की, तो एक लिस्ट हम अभी चर्चा कर रहे हैं, एक लिस्ट में हम निकालेंगे लिस्ट, उसकी संख्या करीब 15
13 से 15 करीब होगी। हम दोनों बात करें, अभी करके उसको निकाल देंगे। उसके बाद हर दिन लिस्ट आएगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। आरएलपी और एएसपी आजाद समाज पार्टी दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गठबंधन के जरिए राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल एक और खबर का रुख करते हुए आपको बताते हैं, जहां पर सिरोही जालौर एमपी देवजी पटेल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व चुनावों में किए गए वायदों को लेकर अब जनता हिसाब मांग रही है। देवजी पटेल को बीजेपी ने एमएलए के प्रत्याशी का टिकट देकर गृह जिले में उतारा है। इसके बाद देवजी पटेल के गृह जिले में भी उनकी कार्यशैली से नाराज लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। पटेल से नाराज 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। देवजी पटेल को न तो अपने समाज का समर्थन मिल रहा है और न ही स्थानीय जनता का, ऐसा कहा जा रहा है। पहले ये देवजी पटेल ने आदर्श बैंक के जो पैसे लाने के वादे किए थे, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि ये भी सरकार है, वो पैसे है वो वापस ग्राहकों को दिला पाएगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक वो वादे उनके झूठे नजर आए। ना तो हमें पैसे मिले, ना हमें किसी प्रकार का आश्वासन। जो भी नेता है वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और आश्वासन झूठे दे के चले जाते हैं। उसके बाद 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। जैसे कि उन्होंने कई बार वादे किए, एमपी भी रहे, एमपी रहने के बाद भी कोई विकास नहीं। सिरोही को बागरा से रेल लाइन से जोड़ने की मांग की थी, लेकिन वो भी अभी तक उनके वादे हैं वो एक जुमले की तरह हमें नजर आ रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने अपने 3 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार बांसवाड़ा जिले के 2 और उदयपुर के 1 उम्मीदवार की घोषणा हुई है, जबकि पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। डूंगरपुर में बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने बताया कि विधानसभा चुनावों को लेकर दूसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बांसवाड़ा सीट से भगवती लाल थावरचंद डिंडोर को प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा बांसवाड़ा के घाटोल से धीरज बल गोतिया निनामा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं उदयपुर के गोगुंदा से शंकरलाल पूनाराम पारगी को उम्मीदवार घोषित किया गया, जबकि इससे पहले 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। भारतीय ट्राइबल पार्टी के तत्वाधान में पहली बार 9 उम्मीदवारों की सूची जाहिर की गई और आज 3 उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर रहे हैं। जिन उम्मीदवारों के क्षेत्र के लोगों से आम राय से कैंडिडेट तय किए, प्रदेश अध्यक्ष पास में सूची आई और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराकर आज इन 3 व्यक्तियों का नाम घोषित किया जाता है। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हुए 17 दिन हो चुके हैं। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन भाजपा कांग्रेस से कई मायनों में अभी तक आगे दिखती नजर आ रही है। भाजपा ने जिले की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने केवल डूंगरपुर विधानसभा सीट पर ही अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। भाजपा ने डूंगरपुर से नए चेहरे पर दांव खेलते हुए नर्सिंग ऑफिसर बंशीलाल कटारा को मैदान में उतारा है। वहीं 84 सागवाड़ा और आसपुर विधानसभा सीटों पर पुराने दावेदारों को ही फिर से मौका दिया है। 84 से पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा को 5वीं बार मैदान में उतारा है, जबकि सागवाड़ा से शंकर डेचा को दूसरी बार मौका दिया है। वहीं आसपुर से 2 बार जीतकर विधायक रहे गोपी चंद मीणा पर ही तीसरी बार दांव खेला है। ऐसी घोषणा की मैं दिल्ली चुनाव लड़ूंगा। अभी तक ये मामला पार्टी लेवल तक नहीं आया है और अभी उनकी नाराज़गी हो सकती है टिकट मिलने के बाद में। तो हम हमारे संगठन स्तर से, ऊपर के स्तर से और जो भी हमारा प्रतिनिधि वहाँ से आएंगे उनके समक्ष बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी, यहाँ पे सबको अपना दावा रखने का अधिकार है और उस निमित्त सब हमारे पार्टी के अपने परिवार के लोग हैं। इन्होंने सब अस्तर रखते हैं। ये नहीं कि अभी बंसीलाल जी को या गोपीचंद जी को या हमारे शंकर जी डेचा को और सुशील जी को टिकट मिल गई, इनके अलावा योग्य उम्मीदवार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी विलक्षण प्रतिभा का धनी है। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए न सिर्फ जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग जुटा है, बल्कि स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्थान और विभिन्न विभाग की जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत करौली के एकट बोधग्राम के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला रंगोली बनाकर लोकतंत्र के पर्व में मतदान कर भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया है। बुधवार शाम को संस्था में मतदाता जागरूकता के लिए दीपदान किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
निर्वाचन विभाग की ओर से 7 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नाम जुड़ाने के लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया है। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये अंतिम दौर है। हमने आह्वान किया, हमने कैंपेन कर रखा है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप डाउनलोड करें। जिस तरह से हमने सी विजिल का किया था शुरू में 9 तारीख से, कि सी विजिल अब चूँकि चालू हो गया है, अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सी विजिल के लिए 5 से ज़्यादा लाख लोगों ने अपना डाउनलोड किया। ये मैं कहते हुए मुझे खुशी है कि आमजन सी विजिल से जुड़ा है। इसी तरह अब हम कह रहे हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में आखिरी बार देख लें। 4 अक्टूबर को हमने वोटर लिस्ट फाइनल की थी और उसको आप देखकर अपना VHA के माध्यम से, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जाकर अपना 4 तरह से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल प्रदेश हमारा के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहते हैं। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़े। इट इज अ प्रोग्राम फॉर फंक्शनल टैप इन एवरी हाउस। 16 करोड़ घरों में ये व्यवस्था करनी थी, वो भी 5 साल में। कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के लोग प्राप्त न कर सकते। कहमी का दौर जारी है। दावे वादों के बीच रूठने का और मनाने का सिलसिला भी भारी है, लेकिन इन सब के बीच 3 दिसंबर को साफ होगा कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी तीसरी बार प्रदेश दौरे पर आईं। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो उनकी जरूरतों को समझे, उनका सम्मान करे। और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं। क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहे, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहे और आपके बारे में सोचे ही नहीं? चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। झुंझुनू में प्रियंका गांधी का जागरूकता अभियान। मतदाताओं से सरकार चुनते वक्त सावधान रहने की अपील। ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा। झुंझुनू में जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी मतदाताओं को जागरूक करती नजर आईं। 25 तारीख को प्रदेश में मतदान से पहले उनका यह तीसरा दौरा है। जनसभा से पहले प्रियंका ने शीशराम ओला की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। इस मौके पर प्रियंका गांधी के अलावा सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कई बार मतदाताओं को अलर्ट रहने का इशारा किया। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जो नेता है वो काम की बात करे, वो काम करके दिखाए और उसी काम के अनुभव पर आपका वोट लगेगा, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। मतदाताओं से सरकार चुनने में सावधानी बरतने की अपील करने वाली प्रियंका गांधी ने ये भी समझाने की कोशिश की कि देश और
नेता, कैसी खासियत उनमें होनी चाहिए। और इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए आप एक नेता में या एक पार्टी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं उससे? आपने इस बात को गहराई में, आपने इस बात के बारे में सोचा है? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। चुनावी मौसम है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी उसी अंदाज में नजर आईं। उन्होंने एक तरफ प्रदेश सरकार की तारीफ की तो दूसरी तरफ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आज कांग्रेस की सारी सरकारें जितनी भी गारंटी दी हैं, जितनी घोषणाएं की हैं, आज जमीन पर उतार रही हैं। छत्तीसगढ़ को देखिए, राजस्थान को देखिए, हिमाचल प्रदेश को देखिए, कर्नाटका को देखिए, और मेरी बातों पे मत जाइए। ये नौजवान बच्चे बैठे हैं, मेरी बातों पे मत जाओ, इंटरनेट पे जाओ, देखो। और असलियत ये है बहनों और भाइयों कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। वो समझ गए हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं। सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और वोट मिल जाएंगे। ये समझ गए हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते रहिए। मंच पर दिग्गजों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को 2 गारंटी दी, लेकिन उससे पहले वो विपक्ष पर जोरदार हमले करते दिखे। कांग्रेस के लोग विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो